स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और मैं हूं डॉक्टर अमनदीप शर्मा। और आज हम संस्कृत की इस कक्षा में पढ़ने वाले हैं संधि के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है संधि, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं हमारी, उन सब में संधि के बारे में जरूर पूछा जाता है। चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, इन सब में संधि का बड़ा महत्व है। तो संधि किसे कहते हैं? संधि का मतलब सीधा सा अगर मतलब हम समझें तो संधि कहते हैं जोड़ना, दोनों में संधि करना। आपने सामाजिक विज्ञान में भी इतिहास के विषयों में संधि के बारे में जाना होगा। तो संधि का सीधा सीधा सा अर्थ होता है जोड़ना। अब देखिए यहां पर परिभाषा भी दी गई है, दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के बारे में आपने हमारी पहली जो वीडियो है उसमें पढ़ा था कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों का विभाजन स्वरों और व्यंजनों में कैसे होता है। तो उन्हीं वर्णों के बारे में बताया गया है कि दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। अब देखते हैं कि संधि के भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार की संधि होती है। अब देखते हैं संधि के प्रकार। तो संधि के तीन प्रकार हमने यहां दिखाए हैं। एक है स्वर संधि, दूसरा भेद है व्यंजन संधि और तीसरा भेद है विसर्ग संधि। अच्छा, अब देखिए स्वर संधि। स्वर संधि का दूसरा नाम है अच संधि। स्वरों में जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ स्वर है, आ स्वर है, ई स्वर है, ई स्वर है, ऊ भी स्वर है, ऊ दीर्घ ऊ जो है वो भी स्वर है। उसके बाद ए, ओ, औ, ये क्या है? ये स्वर कहलाते हैं। यहां पूर्व पद में और उत्तर पद में दोनों जगहों पर स्वर होगा और उसमें संधि हो जाएगी, उसमें मेल होगा, उसको जोड़ा जाएगा, तो उसे कहते हैं स्वर संधि। अब दूसरी बात करते हैं व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? क से लेकर कादयो मां वसाना, क से लेकर म तक के जितने भी व्यंजन हैं उसके बाद कौन कौन से? य, र, ल, व, ये और श, श, स, र इत्यादि जो व्यंजन हैं, इनके बीच में होने वाली संधि को हम कहते हैं व्यंजन संधि। ये तो हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि क्या है? जैसे मान लीजिए कोई शब्द है रामः, राम शब्द के साथ दो जुड़ी है विसर्गें, और दूसरी तरफ या तो कोई स्वर आता है, व्यंजन आता है, तो उस समय विसर्गों की संधि कैसे अगले वर्ण के साथ करनी है, ये विसर्ग संधि के अंतर्गत विषय आता है। तो संधि का जो पहला प्रकार होता है वो होता है स्वर संधि। स्वरों में जो संधि होती है उसे कहते हैं स्वर संधि। तो स्वर कौन कौन से हैं ये हमने आपको दिखाया। अ है, ई है, ऊ है, री है, री है, ए है, ओ है, ए है, औ है। अब यहां देखिए अ के साथ मैंने आ को नहीं लिया है, ई के साथ दीर्घ ई को नहीं लिया है, क्योंकि उनका निर्माण जो है वो इन्हीं के द्वारा होता है। जैसे अ और अ इनको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? आ, मतलब दो ह्रस्व अ हैं, उसको जोड़ा तो दीर्घ आ बन गया, तो उसका नाम क्या है? दीर्घ संधि। उसको हम दीर्घ संधि के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। अब देखिए जैसे यहां देखिए दीर्घ संधि दी गई है, दीर्घ हो जाता है, ह्रस्व को दीर्घ हो जाना दीर्घ संधि कहलाता है। अब यहां उदाहरण मैंने दिया है परम अर्थः, परम, अंत में क्या ध्वनि आई? अ की ध्वनि आ रही है, और दूसरी तरफ भी क्या है? अ है। तो अ और अ इनको मिला दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? आ की ध्वनि हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा? परमा, और दोनों अ से तो आ बन गया, तो अब क्या आया? परमार्थः, तो ये ऐसा बन जाएगा परमार्थ। अब दूसरा देखिए जो इसका भेद है स्वर संधि का, दूसरा भेद है गुण संधि। गुण संधि माने तो गुणा जहां पर हो जाता है, स्वरों में गुण
आ जाती है। जैसे यहाँ देखिए उप क्या है अ, अंत की ध्वनि क्या आ रही है उप, अ की ध्वनि आ रही है। दूसरी तरफ क्या है इंद्र, ई, शुरू में क्या है ई, तो अ और ई अगर इसका इकट्ठा उच्चारण करेंगे आई तो क्या बन जाएगा उपेंद्र, और ई को ए हो जाता है और बन जाता है उपेंद्र। तीसरा भेद है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि माने तो जहां पर वृद्धि हो जाती है। कैसे होती है वृद्धि, जैसे यहां देखिए लिखा है माता, माता, और यहां पर क्या है ऐक्यम, ए है, और अ और ए में यहां क्या हो गए दीर्घ ए, दीर्घ ए की मात्राएं हैं यहां पर, इसकी मात्राएं ए की मात्रा है यहां पर, तो ये डबल मात्रा आती है। उसके बाद आती है चतुर्थ भेद है स्वर संधि का, चतुर्थ भेद है यण संधि। यण संधि किसे कहते हैं, यण संधि ई और अ, ई, उ, री, लरी, ये 4 वर्ण हैं, इसके स्थान पर कुछ नए शब्द आते हैं, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, परंतु पहले मैं आपको इसके बारे में साधारण सा इसका परिचय करवा रहा हूं। यण संधि जैसे यहाँ ई और अ, ई और अ में क्या बन गया इया, इया, इकट्ठा बोलेंगे इया तो क्या ध्वनि सुनाई दे रही है य की ध्वनि, तो ऐसे ही यहां पर है और बन गया यद्यपि, तो आधा रह गया ई और अ में बन गया य, तो बन गया यद्यपि। उसके बाद अयादि संधि, अयादि, अयादि की संधि जो है जैसे यहां पर उदाहरण देखिए पौ, पो जमा अनह, क्या बन गया ओ को यहां पर आगे अ है इसलिए अयादि संधि का यहां नियम लग रहा है, तो ओ को अ आगे आने पर क्या बन रहा है अब आदेश हो रहा है, क्या आदेश हो रहा है अब आदेश, तो उससे क्या बन रहा है पवन। इस प्रकार से सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि जो स्वर संधि होती है उसके मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो 5 उसके भेद स्वीकार किए जा सकते हैं। हालांकि संस्कृत व्याकरण में इससे अतिरिक्त भी इसके भेद स्वीकार किए जाते हैं, परंतु जो हमारी 6वीं से लेकर 8वीं तक की जो कक्षाएं हैं उनमें प्रायः ये 5 ही भेद स्वीकार किए जाते हैं सरलता के लिए। संधियों के उदाहरणों को विस्तार से देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन भाग को जरूर देखें। अब देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, इसका संस्कृत में एक सूत्र है अकः स्वर्ण दीर्घ, अकः स्वर्ण दीर्घ, इसे आप याद रख लीजिए, छोटा सा ट्रिक जिसे कहते हैं उसके रूप में आप इसको याद कर सकते हैं। अकः स्वर्ण दीर्घ, संधि कहां करनी है, दीर्घ संधि कहां करनी है, अकः स्वर्ण दीर्घ। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। अकः का मतलब क्या होता है, अकः मतलब अ, आ, ई, उ, री, ली, ये वर्ण आपने देखे होंगे कि हिंदी के व्याकरण में री तो मिलती है, परंतु दीर्घ री का प्रयोग यहाँ हिंदी में नहीं मिलता, परंतु संस्कृत में होता है। उसके बाद देखिए लिरी, ये भी एक हिंदी में प्रयुक्त नहीं होने वाला स्वर है। उसके बाद लिरी, उससे बड़ा दीर्घ लिरी, तो इन वर्णों में, इन वर्णों को हम कहते हैं, क्या कहते हैं अक, अकह, इनको क्या कहते हैं, इनको अकह, अर्थात ये जो स्वर हैं इन स्वरों में यदि संधि में स्वर्ण हो, स्वर्ण का मतलब दोनों एक जैसे हों, जैसे अ और आ का मतलब क्या है, वैसे तो और आ में क्या भेद है, दीर्घ होने का भेद है, नहीं तो इनकी प्रकृति तो एक जैसी ही है। तो यहां देखिए यदि दोनों स्वर्ण हो एक जैसे हों, जैसे अ और अ होगा तो उसको हम, या अ या आ होगा तो उसे हम स्वर्ण कहेंगे, परंतु यदि अ के बाद ई आ जाता है तो वहां वो दोनों एक जैसे थोड़े हुए, वहां तो एक तरफ तो अ है और दूसरी तरफ ई है, तो दोनों अलग अलग हो गए। स्वर्ण उसे कहते हैं जहां दोनों शब्द एक जैसे हों, दोनों स्वर एक जैसे हों, जैसे अ या आ में ध्वनि मात्र का भेद है परंतु दोनों है तो एक जैसे स्वर्ण है। उनमें यदि संधि होती है, दोनों तरफ यही वर्ण होंगे, स्वर्ण वर्ण होंगे, तो उनमें जो संधि होती है उसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। तो मुझे आशा है कि आप इसे समझ गए होंगे।
अब देखिए मैं यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण दिखा रहा हूं। जैसे अ और अ में संधि होगी तो क्या बन जाएगा? आ क्या है? दीर्घ है। अ ह्रस्व है, आ दीर्घ है, तो आ बनेगा। जैसे यहां मैंने उदाहरण दिया परम जम अर्थ, इस प्रकार से बन रहा है, तो क्या बन गया? परमारथ। यहां देख सकते हैं आप, परमारथ। उसके बाद देखिए, यहां देखिए मैंने दिखाया है कि अ होगा और दूसरी तरफ आ जाएगा, तब क्या करेंगे? तब भी स्वर्ण संधि है, तब भी क्या होगा? आ ही होगा, क्योंकि हमें दीर्घ करना है, दीर्घ से ऊपर तो हमें कुछ करना नहीं है, तो आ होगा। तो जैसे यहां देखिए देव, अंतिम ध्वनि आई अ, और यहां क्या है? आ क्या बना? देवालय। यहां देखिए देवालय। अब मान लीजिए दोनों तरफ दीर्घ होगा, यहां भी आ आएगा अंत में और यहां प्रारंभ में आ आएगा, तो क्या करेंगे? फिर आ ही करेंगे। जैसे यहां पर हमने किया विद्या, अंतिम क्या ध्वनि सुनाई दे रही है? आ, और आलय में जो प्रथम वर्ण है वहां पर क्या ध्वनि सुनाई दे रही है? आ और आ दोनों को यदि जोड़ेंगे, मिलाएंगे, संधि करेंगे तो क्या बनेगा? आ विद्यालय, इस प्रकार से बन जाएगा। ऐसे ही जो ई है, ऊ है, री है, लरी है, उनमें भी यही नियम हमें लागू करना है। दोनों तरफ देखना, यदि समान वर्ण आ रहे हैं तो वहां पर हमें दीर्घ संधि करनी है। जैसे यहां देखिए ई और ई में क्या हो गया? ई, दीर्घ ई। तो जैसे रवि में ई क्या है? ह्रस्व है, और यहां भी ई क्या है? ह्रस्व है। दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा रविंद्र। अच्छा, एक चीज का और ध्यान हमने रखना है कि संधि करते समय हमने ऐसे नहीं करना है कि कहीं से भी तोड़ देना है। संधि का ये नियम होता है कि दोनों जो पद होते हैं, जैसे यहां रवि है और इंद्र, दो पद हैं, दोनों पदों का अर्थ जरूर होना चाहिए। आप ऐसा ना करें कि ऐसे आपको रविंद्र की संधि तोड़ने के लिए दी गई है, आप कर दे र जमा बिंद्र, तब वहां जो है वो संधि सही नहीं होगी। तो ये ध्यान जरूर रखना है कि जिस पद की संधि करने जा रहे हैं उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहां पर ई है, ह्रस्व है, दीर्घ ई है, तब भी क्या हो रहा है? ई ही हो रहा है। यहां देखिए मुनि में ह्रस्व है और यहां पर आगे जो पद है उसमें ई जो है वो दीर्घ है, तब भी हमने क्या किया? ई दीर्घ ही हुआ और बन गया मुनीषः। इस प्रकार से यदि ई और ई मैं आपको दिखाता हूं, यहां देखिए आप दीर्घ ई है और यहां भी दीर्घ ई है, तब क्या करेंगे? ई और ई दोनों में भी ई ही होती है, दीर्घ ई होती है। जैसे यहां गिरी की ई दीर्घ है और यहां ईशः का ई भी दीर्घ है, तब भी उस अवस्था में हमें ई ही करना है। समझ गए आप? तो ऐसे ही ऊ में भी करना है, दोनों तरफ ऊ तो दीर्घ ऊ दीर्घ होगा, तब भी ऊ की ध्वनि आएगी। तो इस प्रकार से दोनों तरफ यदि समान वर्ण है, समान स्वर है, तो उनमें दीर्घ संधि होती है। इसके हम आपको कुछ और उदाहरण दिखाते हैं। अब देखिए ऊ और दीर्घ ऊ की दीर्घ संधि। भानु जमा उदयः भानुदयः, विधु जमा उदयः विधुदयः, लघु जमा ऊर्मी क्या बना? लघूर्मी, सिंधु ऊर्मी सिंधूर्मी, बधु जमा उत्सवः क्या बना? बधुत्सवः, बधु उल्लेखः बधुल्लेखः, भू ऊर्ध्वः भूर्ध्वः, इस प्रकार से बना। आगे देखिए बधू जमा ऊर्जा तो बना बधूर्जा। तो यहाँ देखिए हमने ऊ और ऊ दोनों स्वर्णों के बीच में होने वाली जो दीर्घ संधि है उसके उदाहरणों के बारे में जाना। अब देखिए स्वर संधि का दूसरा भेद कौन सा है? दूसरा भेद है गुण संधि। गुण संधि के लिए संस्कृत में एक सूत्र है जिसका नाम है अदेंग गुणः। क्या है? क्या बोलेंगे? अदेंग गुणः। अत एंग च गुण संज्ञकः स्यात्। अत और एंग इनको हम कहते हैं गुण संज्ञक। और अत तो अत का मतलब है अ और आ, और एंग का मतलब है ए और ओ। ये क्या कहलाते हैं? गुण संज्ञक कहलाते हैं। अब देखिए मैंने यहां लिखा भी है, जैसे अ है, पूर्व में अ है या आ है,
और जमा क्या करना है, संधि की संधि जहां पर हो रही है, संधि का ये निशान होता है, इसके इस ओर अगर ई होगा या दीर्घ ई होगा तो क्या करेंगे, अ और ई में क्या होता है, ए, आ और ई में ए, आ और ई में तब भी ए ही हमें करना है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जहां पर आपको दो पद दिए होंगे, अंतिम वर्ण आपने देखना है कि उसमें ध्वनि क्या अ की आ रही है, आ की आ रही है, और दूसरी तरफ ध्वनि प्रारंभ में पूर्व पद में ई की ध्वनि आ रही है या ई की ध्वनि आ रही है। जब उन दोनों की संधि करेंगे आप, तो आपको क्या करना है, उसको इन दोनों के स्थान पर ए कर देना है। क्या करना है, ए। जैसे यहां पर देखो मैंने उदाहरण में दिखाया है, उप इंद्र, इंद्र यहां विसर्गे रह गई है, उप इंद्र, तो इनको दोनों को मिलाएंगे, यहां देखिए क्या आ रहा है, अ की ध्वनि, और यहां ई, तो अ और ई को मिलाए तो बन गया उपेंद्र। क्या बन गया, उपेंद्र। अब अगला उदाहरण देखते हैं, दूसरा रूप इसका अ या आ इस तरफ होगा पूर्व में, और उत्तर में दूसरी तरफ ऊ होगा या ऊ दीर्घ होगा, तब क्या करेंगे, तब वहां ए नहीं करना है, तब हमें क्या करना है, ओ। अब बोल के देख लीजिए, और ऊ को इकट्ठा बोलिए, आऊ, तो क्या बोला जा रहा है, ओ की साउंड आ रही है, ओ की ध्वनि आ रही है। तो अ और ऊ को जब भी आप मिलेंगे, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, दोनों तरफ आपको क्या करना है, केवल ओ गुण करना है। तो क्या हो जाएगा, जैसे यहां देखिए चंद्र, अंतिम ध्वनि क्या सुनाई दी, अ की, और यहां क्या है, ऊ, अ ऊ, क्या बन गया, ओ, चंद्रो। अब ये वाला ऊ नहीं लेंगे, इसको हम कर देंगे साफ, चंद्रो, संधि कर देंगे तो बन जाएगा चंद्रोदय, चंद्रोदय, इस प्रकार से बन जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर एक और प्रकार है, अरगुण। अरगुण कैसे होता है, अ होगा, आ होगा, और दूसरी तरफ री होगा या दीर्घ री होगी, तब क्या करेंगे, कैसे हो जाता है, जैसे देव ऋषि, देव, अ की ध्वनि और यहां पर री, तो और री क्या बन गया, अर बन गया, तो बन गया देवर्षि। यहां पर देखिए देव, अर का अ जो है व में मिल गया, और र जो है यहां पर चला गया और बन गया देवर्षि। अब एक और उदाहरण, चतुर्थ प्रकार जो होता है, चौथा प्रकार जो गुण संधि का होता है, वो होता है अल, अल गुण। अल गुण कैसे होता है, अ आ के दूसरी तरफ लरी होगा या दीर्घ लरी होगा, तब क्या बन जाएगा, तव लरीकारा। तो यहां देखिए इसमें जो अ है और इसमें जो लरी है, इन दोनों के स्थान पर होगा अल, ये अल, तो अ जो है इसमें जुड़ गया, ल जो है वो आगे चला गया, आधा ही रहा, और बन गया टवल लकारा। तो इस प्रकार से गुण संधि के ये चार ही प्रकार होते हैं, कौन कौन से, ए, ओ, अर और अल। तो ये कहां कैसे कैसे होते हैं ये हमने जाना। दर्शकों, विषय थोड़ा लंबा हो चुका है, परंतु पूरे विषय को समझने के लिए हमसे जुड़े रहें। अब देखिए स्वर संधि का तीसरा भेद कौन सा, तीसरा भेद है वृद्धि ही संधि। कौन सा है, वृद्धि ही संधि। वृद्धि संधि किसे कहते हैं, संस्कृत में सूत्र आया है, ट्रिक आया है, वो क्या है, वृद्धि रादेच। मेरे साथ बोलेंगे, वृद्धि रादेच, फिर से बोलिए, वृद्धि रादेच। अब देखिए वृद्धि रादेच, वृद्धि होती है, किसको होती है वृद्धि, या कौन होता है वृद्धि संज्ञक, किसे कहते हैं वृद्धि, आदेच, आत जमा एच, आत कहते हैं अ और आ, और एच का मतलब होता है ए और ए और औ, इनको क्या कहते हैं, एच। ये वृद्धि संज्ञक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वृद्धि संज्ञक। अब देखते हैं कैसे। यहां देखिए अ है, आ है, पूर्व पद में आपके पास संधि में दो पद होते हैं, एक तो पहला पद और दूसरा पद, पहले को पूर्व दूसरे को उत्तर कहेंगे। तो पूर्व पद में अंतिम ध्वनि आ रही है या अ आ रही है, और दूसरी तरफ ए आ रही है या ए आ रही है। अब तक जो संधियां हमने पढ़ी हैं, दीर्घ संधि में क्या आता है, दोनों स्वर एक जैसे होते हैं, गुण संधि में क्या होता है, दूसरी तरफ ई, ऊ या री या लरी होता है, परंतु अब यहां देखिए ए आए या ए आए, यहां पर देखिए और आ के दूसरी तरफ ओ आए या औ आए।
तो क्या होता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए अ और आ यदि हो और दूसरी तरफ ए हो या ए हो तो क्या होता है, ए होता है, ए होता है। क्या होता है, ए होता है। और इसकी कितनी मात्राएं होती हैं, इसके ऊपर 2 मात्राएं होती हैं। जहां यहाँ देखिए मतैक्य में लिखा है, यहाँ उदाहरण दिखा है मत, अ की ध्वनि आई, यहाँ ए है तो क्या बन गया अ ए, तो बन गया मतैक्यम। उसके बाद देखिए दूसरा एक और उदाहरण लिया मैंने आ के साथ। यहां देखिए आ की ध्वनि अंत में है और यहां क्या है एव, तो क्या बनता है तथैव, तथा एव, आ ए तो बन गया तथैव। क्या बन गया तथैव। बहुत बार आता है परीक्षाओं में, ध्यान देना। तथा जमा एव क्या बनता है तथैव। मम जमा एव ममैव, अ ए ये करना है हमें। उसके बाद देखिए यहां और ओ के साथ देखते हैं उदाहरण। महा, आ की ध्वनि आई आ, महा, ओ औषधम, यहां ओ की ध्वनि आई, आ और ओ को क्या करना है औ, आ ओ औ, अ ओ औ, अ औ, तब भी औ करना। कैसे करना है देखिए महा औषधम महौषधम, यहां 2 मात्राएं होगी औ महौषधम। अब देखिए चंदन, अ की ध्वनि अंत में, यहां औ की है तो तब भी क्या बनेगा चंदनौदनम। अ की ध्वनि और ओ को मिलाकर चंदनौदनम इस प्रकार से बन जाएगा। यह है वृद्धि संधि के उदाहरण। कुछ उदाहरण और भी हम देख सकते हैं। हम देखते हैं यण संधि। यण संधि किसे कहते हैं, तो देखिए इको यणची, आप मेरे साथ बोले इको यणची, फिर से बोले इको यणची, ठीक है। तो इको यणची का मतलब क्या है, इक स्थाने यण, इक के स्थान पर यण होता है। कब होता है, जब दूसरी तरफ अकार या आकार होता है तब। इक क्या है, इक है ई उ री लरी। इक किसे कहेंगे, ई उ री लरी, इसको क्या कहेंगे इक। इसके स्थान पर यण होता है। अब यण क्या होता है, य व र ल, यण क्या होता है य व र ल, इसको क्या बोलते हैं यण। तो इक के स्थान पर यण होता है। जैसे इसमें कैसे होगा अभी यण, अभी ये तो समझना है। ई के स्थान पर य हो जाएगा, उ के स्थान पर व होता है, री के स्थान पर र होता है, लरी के स्थान पर ल होता है। परंतु हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि ई के स्थान पर य होता है, य हलंत होता है, उ के स्थान पर व हलंत होता है, यह भी हलंत होता है, यह भी हलंत। हलंत का मतलब आधा होना। उसके बाद देखिए यहाँ पर उदाहरण हमने लिए हैं। जैसे ई और अ में य हो रहा है तो दूसरी तरफ क्या आ रहा है अ। तो यहाँ देखिए इति जमा आदि, इति के अंत में क्या ध्वनि है ई की ध्वनि है और दूसरी तरफ है आदि का आ, ई और आ। तो ई और आ में क्या ई के स्थान पर होगा परिवर्तन, आ में नहीं होगा। तो ई के स्थान पर य हो जाएगा तो बन जाएगा इति य, इत तो आधा रहेगा और ई के स्थान पर य हो जाएगा तो बन जाएगा इत्य और आ जुड़ेगा तो इत्यादि बन जाएगा। तो एक और उदाहरण भी है यहाँ पर, यदि अपि यद्यपि, यदि का जो ई है उसको य हो गया और यहाँ पर य अ है ये उसमें जुड़ गया य में तो बन गया यद्यपि, इस प्रकार से। अब देखिए उ और अ, उ और अ से क्या बन रहा है व। जैसे यहां देखिए सु जमा आगतम, तो सु में क्या है अंतिम ध्वनि उ की ध्वनि है और यहां क्या है आ की ध्वनि है। उ में परिवर्तन क्या होगा व, तो बन जाएगा स आधा रह जाएगा व और उसमें आ जुड़ेगा तो वा स्वागतम, इस प्रकार से बन जाएगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर मधु जमा अरी क्या बन जाएगा मधुवरी, मधुवरी ही। मधु का जो उ है इसके स्थान पर क्या होगा व हो जाएगा और बन जाएगा मधुवरी। इसके बाद देखिए री का उदाहरण देखते हैं। री के परे यदि अ है तब क्या करना है र,
तो कैसे होगा, जैसे यहाँ पर देखिए मातृ आज्ञा, तो इस री के स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, मात्राज्ञा, इस प्रकार से बन जाएगा। और ली का उदाहरण लरी जमा अ, तो बन जाएगा ल, तो कैसे होगा, लरी जमा आकृति ही उदाहरण है। तो लरी के स्थान पर री जो है, इसके स्थान पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए ल हो रहा है, ल, तो ल और उसमें आ जुड़ा बन गया ला, लाकृति ही। इस प्रकार से ये यण संधि के उदाहरण है। यण संधि में हमें बस ये ध्यान रखना है, इक के स्थान पर यण करना है। कब करना है, जब दूसरी तरफ अ होगा तब। इक किसे कहते हैं, ई उ री लरी, और यण किसे कहते हैं, य व र ल। ये क्रमशः आदेश होते हैं, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। देखते हैं स्वर संधि का एक अन्य भेद, वो है अयादी संधि। अयादी संधि किसे कहते हैं, एचो य वायावह। मेरे साथ आप बोलेंगे इस सूत्र को बोलेंगे तो एचो, जो अयादी संधि ये आपको पता लग जाएगा, याद हो जाएगा, मुश्किल नहीं आएगी। तो क्या बोलेंगे, एचो य वायावह। अयादी संधि मतलब एचो य वायावह। यह जो अ होता है ये साइलेंट होता है, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, एचो य वायावह। अब देखते हैं एचो य वायावह का मतलब क्या होता है। एचो का मतलब ए ओ ए औ, ए ओ ए औ, ये कहलाते हैं एच। इनके स्थान पर क्या होता है, क्रमशः अय अब आय आव, आय आव, इस प्रकार से होता है। क्या होता है, फिर से देखिए, ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, ए के स्थान पर ए के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आव होता है। तो देखते हैं इसका उदाहरण। और इस कब होता है, जब दूसरी तरफ कोई सा भी स्वर होगा तब। जैसे यहां पर मान लीजिए पूर्व में अंत में आपका ए आ रहा है, दूसरी तरफ कोई स्वर है, तो क्या होगा, अय। कैसे, जैसे यहां पर देखिए, ने जमा अनम। अब ने, ए की ध्वनि सुनाई दे रही है यहाँ पर, ए और अ, अय, तो ऐसे बनेगा नयनम। जैसे यहां दिखाया मैंने, न में से जो ए था उस ए को हो गया अय। अब ये जो अ है, ये आधा न है, इसमें मिल जाएगा तो न बन जाएगा पूरा। अब इसमें भी ये अ जो है य में जुड़ जाएगा तो बन जाएगा नयनम। अब जैसे यहां देखिए दूसरा उदाहरण है, हरे जमा ए। अब दूसरी तरफ कोई सा भी स्वर, तो ए भी कोई स्वर है, ए और ए, तब भी अय होगा। और कैसे होगा, हर ये बन जाएगा, हर ये, ए के स्थान पर अय हो जाएगा और य में ए जुड़ जाएगा, हर ये बन जाएगा। जैसे यहां पर दिखाया, हर अय ए, हर ये। अब यहां देखिए ए है, पहले क्या था ए, अब क्या है ए, और क्या है दूसरी तरफ कोई सा भी स्वर, उसका उदाहरण है। और ए से क्या बन जाता है, आय। देखिए जैसे नई जमा अकह, नई जमा अकह, क्या बना आपका, न, ए के स्थान पर आय हो जाएगा, और जमा अकह नायकह, क्या बन जाएगा, ए को क्या होगा, आय, नाय, अकह नायकह, इस प्रकार से बन जाएगा। उसके बाद देखिए ओ का उदाहरण लिया है हमने, ओ और स्वर। ओ को होता है अव, क्या होता है, ओ को अव, तो पो अनम, पो ओ को क्या होगा, अव, प ओ, देखिए ओ है ना, ओ को अव होगा तो प अव, पव नम, पवनम, इस प्रकार से प अव अनम पवनम। औ स्वर, औ को क्या होता है, आव, क्या होता है, आव। कैसे, जैसे पौ अकह, औ अकह, औ को आव, पाव बन जाएगा, और अकह साथ में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पावकह, पावकह, इस प्रकार से बन जाएगा। ऐसे एक यहां देखिए, नौ जमा इकह, ई जो है स्वर है, औ को फिर क्या होगा, आव, नाव बन जाएगा, और आगे क्या है, इकह, नाविकह। इस प्रकार से यह अयादी संधि के भेद हुए।
इसके अतिरिक्त जो कोई भी भेद है वो आप पाठ्य पुस्तकों में देख सकते हैं, परंतु नियमों को आपको याद रखना है। नियमों के लिए मैंने आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाया है। तो आज हम स्वर संधि तक ही सीमित रहेंगे और इसके बाद पूर्व रूप संधि है स्वर में, पर रूप संधि है, परंतु इतना सारा विस्तार में हम नहीं जाने वाले हैं। आज हम इतना ही जो इसका निरूपण करके, स्वर संधि का निरूपण करके यहीं पर अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप जरूर बताना, और आपको फिर भी यदि कोई परेशानी आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम वहां पर आपका समाधान करने की कोशिश जरूर करेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।